अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 42 ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। डेटा एनालिसिस में आज हम कॉरेस्पॉन्डेंस एनालिसिस और रिलायबिलिटी एनालिसिस पे बात करेंगे। एनालिसिस नंबर 19 में हम कॉरेस्पॉन्डेंस एनालिसिस करेंगे और इसमें हम दो नॉमिनल वेरिएबल्स जो हैं उनके दरमियान ग्राफिकली जो रिलेशनशिप है वो देख सकते हैं ऑन अ मल्टी डायमेंशनल स्पेस। एक मिसाल से इसे समझते हैं। हमने कस्टमर्स जो हैं एक सर्वे किया उनसे, जिसमें 6 जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें बाथ सोप था, शैम्पू था, बॉडी लोशन था, हेयर ऑयल था, डिओड्रेंट था और फेस क्रीम थी। और 6 जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेगरेंसेस हैं, जिसमें रोज़, जैस्मीन, संदल, लिली, मेंथोल और लेवेंडर। तो हमने कस्टमर से पूछा कि वो किस प्रोडक्ट में किस तरह की फ्रेगरेंस को पसंद करेंगे। तो कस्टमर्स ने जो हमें आंसर्स दिए उसका जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है वो 3272 बनता है। अभी टेबल में मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये कॉरेस्पॉन्डेंस टेबल है और इसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसमें प्रोडक्ट्स दी गई हैं, वही 6 प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताई। और जो रो है फर्स्ट रो, उसमें फ्रेगरेंसेस दी गई हैं, वही 6 फ्रेगरेंसेस हैं। फिर इसके अंदर डेटा वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। मिसाल के तौर पे जो बाथ सोप और रोज़ के सामने 148 लिखा है, इसका मतलब ये है कि 148 कस्टमर्स ऐसे हैं जो बाथ सोप में रोज़ फ्रेगरेंस को पसंद करेंगे। और इसी तरह अगर हम डिओड्रेंट की बात करें और मेंथोल की बात करें तो 50 लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि 50 कस्टमर्स ने ये कहा कि उन्हें जो डिओड्रेंट है वो मेंथोल की फ्रेगरेंस के साथ पसंद। फिर कॉलम, हर कॉलम के जो है वो सम्स भी गिवन है या टोटल कह सकते हैं। इसी तरह रो वाइज भी टोटल मौजूद है, जैसे रोज़ और जैस्मीन के जो टोटल्स हैं वो 674 एंड 678 रिस्पेक्टिवली हैं। और अगर बाथ सोप का जो रो का टोटल करें तो वो 690 बनता है, और हेयर ऑयल का जो टोटल है वो करें तो 486 बनता है। टोटल जो सम बनेगा इस टेबल का, जिसे आप ग्रैंड टोटल कह सकते हैं, वो 3272 है, यानी जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज जिसको मैंने कहा था। इसके बाद एनालिसिस ने हमें बताया है कि इसमें 5 डायमेंशंस हैं, जो कि फर्स्ट कॉलम में आप देख सकते हैं। काई स्क्वायर जो है वो सिग्निफिकेंट लेवल पे है, लेस देन 0.05 उसकी वैल्यू है, तो दिस इज़ ओके। और जो 5 डायमेंशंस हैं, हर डायमेंशन के सामने उसका जो प्रोपोर्शन ऑफ इनर्शिया है, अगर आप मिडल ऑफ टेबल में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोपोर्शन ऑफ इनर्शिया अकाउंटेड फॉर फर्स्ट डायमेंशन 0.656 है, सेकंड 0.205 है, थर्ड 0.090 है एंड सो ऑन। तो पांचों जो डायमेंशंस का सम बनेगा वो 1 आना चाहिए। अब इस पे आप देखें कि जो पहली 2 डायमेंशंस हैं उनकी तो अकाउंट जो है वो अच्छा है, 0.656 जो मैग्नीट्यूड है वो ठीक है, 0.205। लेकिन जो थर्ड है उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, 0.090, और जो आप नीचे जा रहे हैं वो कम होता जा रहा है। फिर राइट साइड पे आप देखें उससे अगला कॉलम, तो क्यूमुलेटिव जो प्रोपोर्शन ऑफ इनर्शिया वो गिवन है 0.656 के लिए, तो वही रहेगा। नेक्स्ट के लिए 0.656 में ऐड हो जाएगा 0.205, तो क्यूमुलेटिव बन गया 2 का, 2 डायमेंशंस का 0.862। अब देखें हमने यहाँ पे डिसीजन ये करना है कि कितनी डायमेंशंस को पिक करें। तो जो थर्ड डायमेंशन है उसका मैग्नीट्यूड इंतहाई कम है, 0.090, और बाकी वाली जो आ रही हैं वो उससे भी कम है। इसका मतलब है कि पहली जो 2 डायमेंशंस हैं उनका मैग्नीट्यूड कंसिडरेबल है। फिर आप क्यूमुलेटिव में भी देखें कि पहली जो 2 डायमेंशंस हैं उसका मैग्नीट्यूड 0.8 से ज़्यादा हो रहा है, यानी 80% से ज़्यादा हो रहा है। आम तौर पे जब 80% से वो चीज़ बढ़ जाती है तो वो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं।
लिहाजा हमने इस केस में ये फ़ैसला जो है वो करना है कि 5 में से सिर्फ 2 डायमेंशंस को पिक करना है जिनका क्यूमुलेटिव जो प्रोपोर्शन ऑफ इनर्शिया है वो ऑलमोस्ट 86% बनता है। इसके बाद जो टेबल है वो ओवरव्यू ऑफ रो पॉइंट्स है, जिसमें फर्स्ट कॉलम जो है वो आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, 6 प्रोडक्ट्स जिनकी हमने बात की थी, और 2 डायमेंशंस आपको नज़र आ रही हैं कंट्रीब्यूशन के नीचे। तो इसको हमने जब व्यू किया तो व्यू कुछ आपको इस तरह से नज़र आएगा जी। यहाँ पर आपको 2 डायमेंशंस और जो 6 प्रोडक्ट्स हैं वो नज़र आ रही हैं, और आप देखें कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी अपनी अपनी पोजीशंस हैं। मिसाल के तौर पे हेयर ऑयल और शैम्पू जो हैं ये एक दूसरे के करीब हैं। इसी तरह बॉडी लोशन और डिओड्रेंट, फेस क्रीम, ये तीनों एक जगह पर हैं, करीब करीब हैं। बाथ सोप जो है वो इन दोनों ग्रुप से डिफरेंट है, हट के। इसके बाद वाले टेबल में ओवरव्यू ऑफ कॉलम पॉइंट्स है। कॉलम में हमारे पास 6 फ्रेगरेंसेस थी जो फर्स्ट कॉलम में आपको नज़र आ रही हैं, और अगेन कंट्रीब्यूशन के नीचे आप देख सकते हैं कि 2 डायमेंशंस हैं। इसको भी हम व्यू करते हैं। जब आप 2 डायमेंशंस और 6 फ्रेगरेंसेस को इस स्पेस में देखते हैं तो इनके भी आपको कुछ ग्रुपिंग नज़र आ रही है। आप देखें कि लिली और जैस्मिन ये करीब करीब हैं, लेवेंडर और रोज़ ये भी करीब करीब हैं, मेंथोल एक साइड पे है, संदल जो है वो बिल्कुल हट के। तो कुछ पोजीशंस आपको इनकी वाज़ेह हो रही हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें 2 डायमेंशंस हैं और उसमें प्रोडक्ट्स और फ्रेगरेंसेस दोनों को दिखाया गया है, और यूँ हमें समझने में मदद मिलेगी कि कौन सी प्रोडक्ट और कौन सी फ्रेगरेंस का जो सेट है वो बेहतर रहेगा। जैसे आप देखें राइट साइड पे शैम्पू के साथ मेंथोल जो है वो लिखा हुआ है। शैम्पू इज़ अ प्रोडक्ट, मेंथोल इज़ अ फ्रेगरेंस, और इसका एक सेट बनाया गया है क्योंकि ये दोनों करीब करीब हैं। हेयर ऑयल और जैस्मीन, हेयर ऑयल प्रोडक्ट है, जैस्मीन फ्रेगरेंस है, इसका एक सेट बन रहा है। ऑल्दो जो जैस्मीन है वो शैम्पू के भी करीब है, और हम चाहें तो एक फ्लेवर जो शैम्पू का है वो जैस्मीन में भी बना सकते हैं, ये ऑप्शन बहरहाल मौजूद है। फिर आप लेफ़्ट साइड पे आएँ डाउन तो बाथ सोप और संदल, संदल फ्रेगरेंस है, खुशबू है, और बाथ सोप जो है वो प्रोडक्ट है, इसका एक सेट बन रहा है, बड़ा क्लियर सेट है। इससे ऊपर आएँ तो फेस क्रीम और रोज़, फेस क्रीम प्रोडक्ट है और रोज़ जो है ये फ्रेगरेंस है, इसका एक सेट बन रहा है। फिर डिओड्रेंट और लेवेंडर, और इसी डिओड्रेंट का एक सेट रोज़ के साथ भी बन सकता है क्योंकि इसके भी करीब है। और बॉडी लोशन और लेवेंडर, इसका भी एक सेट बन रहा है। तो लिली जो है उसके साथ किसी का सेट नहीं बन रहा। तो यूँ हमें कुछ जो नई प्रोडक्ट्स हैं या नए फ्लेवर्स हैं वो समझने में मदद मिल रही है, जो कि ब्रांड एक्सटेंशंस में हमें असिस्ट करेगा। ये नेक्स्ट टेबल में देखते हैं। तो ये जो एनालिसिस हमने किए हैं इन्होंने हमें लाइन एक्सटेंशंस के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस दे दी। जैसे हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है लेकिन उसके साथ हम एक नया फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। बाथ सोप के साथ हम संदल को ऐड करके एक नया फ्लेवर जो है बाथ सोप का संदल में वो ऑफ़र कर सकते हैं। शैम्पू के साथ हम मेंथोल फ्लेवर ऐड कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम जैस्मीन भी ऑफ़र कर सकते हैं। बॉडी लोशन जो है वो लेवेंडर फ्रेगरेंस के साथ ऑफ़र किया जा सकता है। हेयर ऑयल जो है ये भी जैस्मिन फ्लेवर में ऑफ़र किया जा सकता है, और जो डिओड्रेंट है ये लेवेंडर और उसके साथ साथ रोज़ फ्रेगरेंस के साथ भी मार्केट में लाया जा सकता है। तो कई तरह की ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, और चूँकि ये रिसर्च बेस्ड हैं तो इनकी सक्सेस के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। नंबर 20 इज़ रिलायबिलिटी एनालिसिस, और इसमें हम क्रॉनबेक अल्फ़ा जो है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चनएयर है जिसमें 9 आइटम्स हैं। जब हमने उसकी रिलायबिलिटी एनालिसिस किए तो उसके क्रॉनबेक अल्फ़ा की जो वैल्यू आई वो 0.805 है।
इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह से है कि अगर क्रॉनबेक अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन 0.6 हो तो हम जो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है उसे पुअर कहते हैं। अगर 0.6 से 0.7 तक हो तो वो मॉडरेट है, 0.7 से 0.8 हो तो वो गुड है, 0.8 से 0.9 वेरी गुड है और 0.9 से ज़्यादा हो तो एक्सीलेंट है। तो 0.805 के केस में इसे हम एक गुड स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन या अच्छी रिलायबिलिटी जो है वो मान सकते हैं। अब इस रिलायबिलिटी को हम मज़ीद इम्प्रूव भी कर सकते हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। SPSS हमें आइटम टोटल स्टैटिस्टिक्स भी देता है। यहाँ पे आप देखें कि 9 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन जो है उसके बारे में डिटेल मौजूद है कि अगर इस आइटम को या क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाए तो क्रॉनबेक अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो बाज़ दफ़ा ये कम हो जाती है, बाज़ दफ़ा ये बढ़ जाती है। जैसे क्वेश्चन 1 को अगर हम डिलीट कर दें, लास्ट कॉलम में देखें, क्रॉनबेक अल्फ़ा की वैल्यू 0.801 से 0.767 पे चली जाएगी, जिसका मतलब ये है कि क्वेश्चन 1 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर इस क्वेश्चन को क्वेश्चनेयर से निकाल दिया जाए तो फिर जो उसकी रिलायबिलिटी है वो कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप देखें क्वेश्चन 8 जो है इसको अगर हम रिमूव कर दें तो क्रॉनबेक अल्फ़ा की वैल्यू 0.823 पे चली जाएगी, यानी जो मौजूदा वैल्यू है इससे बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि बाज़ ऐसे क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चनेयर का हिस्सा होते हैं जो उसकी रिलायबिलिटी को कम करते हैं और बाज़ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो उसकी रिलायबिलिटी होने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो हम क्वेश्चंस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि ऐसा ना हो कि रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करते करते हम जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो कम कर लें और उसकी वजह से कोई दूसरे जो हमारे एनालिसिस हैं वो ख़राब हो जाएं या हमारा जो क्वेश्चनेयर है, इंस्ट्रूमेंट है, उसका बैलेंस आउट हो जाए। तो इस केस में तो हमारे पास पहले ही जो रिलायबिलिटी है वो एक अच्छे लेवल की है, तो इसमें अगर हम इसको क्वेश्चन 8 को डिलीट ना भी करें और पार्ट ऑफ क्वेश्चनेयर रहने दें तो तब भी ठीक है।